Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And today I'm going to share something interesting with you. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था वो कहीं ना कहीं पीएचडी से रिलेटेड था कि आप किस तरीके से रिसर्च टॉपिक को चूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिसर्च करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो एक इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो कहीं ना कहीं रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करने के लिए गूगल पे और बाकी सब जगह काफी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन इस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपको आगे जाकर के कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और वैसे काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली जो है वो रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि अब जो एआई का जो ट्रेंड है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेंड है, उसमें कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जर्नी से गुजरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपनी चीजें कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा टेक है इस चीज को लेकर वो ये है कि ठीक है, आपने रिसर्च प्रपोजल वहां से अटेन कर लिया, आपने सबमिट कर दिया उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, या जो भी पीआई है, जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के अंडर आप काम करना चाहते हैं, आपने उस चीज को कर दिया। लेकिन उस चीज की जो वैलिडिटी है वो ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक इंटरव्यू फेस करना होगा। और उस इंटरव्यू में जो आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट करेंगे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो जब तक आपका जो बैकग्राउंड है वो सॉलिड नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आप इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएंगे। तो चैट जीपीटी की आप हेल्प लीजिए या बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी हेल्प लीजिए। आई विल नॉट स्पेसिफाई कि इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो भी एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं उससे हेल्प लीजिए। बट एक अपना जो आपका व्यू पॉइंट है, अपना जो विजन है, उसमें जरूर क्लियर कीजिए। तो ये मेरा कहना था। इस तो चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस में स्टूडेंट सबसे पहले जो रिसर्च प्रपोजल की बात आती है, तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जिसमें आप सारे अपने जो भी आप प्रपोज रिसर्च जो भी करना चाहते हैं, सपोज आप ऑन्कोलॉजी फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप कैंसर रिसर्च पे काम करना चाहते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर कैंसर है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, और आगे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि आप उस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स पे काम करना चाहते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स पे काम करना चाहते हैं, या फिर आगे जाकर के आप ऐसी जीन्स पे काम करना चाहते हैं जो कि जो है कैंसर को या बाकी जो डिसीज है उसको सप्रेस करने के लिए हो, या फिर आप एंटी कैंसरस ड्रग्स पे भी काम कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा, जो भी आगे जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं जो आगे काम करना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं उन पर काम करें, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आउटकम आपको देगा। और इंडियन हेरिटेज के लिए भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि जो नेचुरल कंपाउंड्स है उसके थ्रू हम कैसे डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं, चाहे वो एंटीवायरल ड्रग्स हो या फिर आप एंटी कैंसरस ड्रग्स पे काम करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स आप अपनी चीजों को अच्छा बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं गौर करना चाहती थी। इसके अलावा आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आप उस रिसर्च क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ कोर्स आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि आप किस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे और आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। रिसर्च का जो आधारभूत है, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेपिंग स्टोन है, वो यही है कि वो पर्टिकुलर रिसर्च क्यों की जा रही है, या फिर उसका आगे जाकर के क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑफ कोर्स फंडिंग, जो भी जहां से भी आपकी जो भी फंडिंग एजेंसी हो, चाहे वो सीएसआईआर हो या फिर आप किसी जैसे डीएसटी के लिए बहुत से लोग प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, तो उसमें भी आपकी जो फंडिंग है, आपकी फंडिंग किस तरीके से आगे होगी, किस तरीके से आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा, और बाकी सारी चीजें जो है वो इस फंडिंग में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अप्रूवल फॉर स्टडी, ऑफ कोर्स अगर आप आउटसाइड इंडिया कहीं फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हैं और अपनी जो पीएचडी रिसर्च है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्रूवल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जो हैं वो रिसर्च प्रपोजल को कंस्टिट्यूट करती हैं। और
इसका मेन पर्पस क्यों है, क्यों हम एक रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं या क्यों हम रिसर्च प्रपोजल को जो है वो लिखना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी आपके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे, आप हम सुनते हैं ना कभी-कभी, जैसे कोई भी रिसर्च लैब में हम जाएँ, तो वो नॉन नेट कैंडिडेट्स को भी ले लेते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनके पास सीएसआर नेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लैब्स में आगे अपना रिसर्च करियर कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जो पीआई होते हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो खुद फंडिंग एजेंसीज को या जो है वो अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करते हैं विद प्रिलिमिनरी डेटा। प्रिलिमिनरी डेटा यानी वो डेटा जो आप शुरू से एक डेटा, कभी-कभी जो हम हाइपोथेसिस, सपोज मैं एक वायरस पे काम करना चाहती हूँ, तो और उससे रिलेटेड मुझे कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेस के ऊपर काम करना है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ पहले से कुछ डेटा अपनी लैब में करके रख लिया, ताकि मैं अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। एक और चीज, प्रिलिमिनरी डेटा यानी जो पहले का जो डेटा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब ये कोई सिग्निफिकेंटली कोई जरूरी बात नहीं है कि आपको प्रिलिमिनरी डेटा देना ही है। इट्स जस्ट कि अगर आपके पास प्रिलिमिनरी डेटा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो जर्नी है उसको स्मूथ कर देगा। आपकी जो फंडिंग एजेंसी है वो ज्यादा कन्विंस होगी, क्योंकि आपके पास वो डेटा होगा अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को कैरी आउट कर सकते हैं। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किसी से फंडिंग लेनी है तो आपको उनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा अच्छे से आना होगा। और कन्विंस आप तभी कर पाएंगे जब आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, जब आप अच्छे से उसका लिटरेचर ऑफ रिव्यू पढ़ के गए होंगे, उस पर्टिकुलर गैप को जो आप फिल करना चाहते हैं, जो स्टडी आप करना चाहते हैं, उसको लेकर आप काफी क्लियर है और आपका विजन, जो फ्यूचर विजन है, वो आपके दिमाग में क्लियर है। तो यही था रिसर्च प्रपोजल का एक बेसिक आउटलुक। तो चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ, किस तरीके से आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत बड़ा मत लिखिए, एक बेसिक आउटलाइन दीजिए। और एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत एसेंशियल नहीं है। अगर आपका प्रपोजल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत आपने लेंदी लिखा है, और एक और चीज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना प्रपोजल क्रिस्प क्रिस्प रखना चाहिए। मतलब उसको कट टू कट रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिखिए। बहुत ज्यादा अननेसेसरी और बहुत ज्यादा एलाबोरेट करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस हो सकते हैं। तो मेक इट क्रिस्प, नाइस। वही कहते हैं ना, सिंपलिसिटी इज ब्यूटी। तो आप उसको सिंपल रखिए और ब्यूटीफुल तरीके से उसको प्रेजेंट कीजिए। सिंपल चीज को भी कभी कभी हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपनी चीज को रखिए। तो दूसरा है टाइटल पेज। आप जो भी टाइटल आपने चूज किया है, कोई भी जो भी टाइटल है, सपोज जैसे कि आप कोई भी इनेट इम्यून रिस्पॉन्स पे काम करना चाहते हैं, और किसी बैक्टीरिया को या किसी वायरस को उसके ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी चीज आप करना चाहते हैं, या एंटीवायरल ड्रग को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने वो एंटीवायरल ड्रग क्यों ली, उसका सिग्निफिकेंस भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रोडक्शन जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूड करेंगे। लिटरेचर ऑफ रिव्यू, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लिटरेचर ऑफ रिव्यू की जहां हम बात करते हैं, तो जो भी पहले जो पब्लिश्ड डेटा है उस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में, वो जो है आप गो थ्रू होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिसर्च हो चुकी है। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा ऐसा गैप है जो आपको फिल करना है, राइट। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक नॉवल आउटकम देना है, एक नया आउटकम देना है, राइट। तभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं। रीसर्च, री इज फॉर दोबारा, और सर्च, आपको दोबारा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ सर्च करना है, कुछ नया निकालना है। जिसे कहते हैं ना कि एक समुद्र है और समुद्र में से आपको मोती निकाल के लेके आना है। तो वही है, रिसर्च इज अ सी एंड यू हैव टू गेट द पर्ल आउट ऑफ इट। तो इस तरीके से आपको अपना चीजें जो है वो मेंटेन करनी है। और इसके अलावा पर्पज ऑफ स्टडी, पर्पज ऑफ स्टडी यानी आपका रेशनल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, या फिर उसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आउटकम निकल के आएगा, वो पर्पस ऑफ स्टडी है, राइट। तभी तो आप कन्विंस कर पाएंगे उन फंडिंग एजेंसीज को कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इट विल गिव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी चीजें मेंटेन कीजिए। फिर नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन, कि आप किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो कैरी आउट करेंगे। कैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरीके से देखेंगे, कौन सा मॉडल आप चूज करना चाहते हैं, कौन सा मॉडल सिस्टम इंक्लूड करना चाहते हैं, कौन सा एनिमल मॉडल आप इंक्लूड करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनमें रिसर्च करेंगे, किस तरीके से आप अपने जो क्लोनिंग का प्रोसीजर है, या फिर आप उसको
बाकी जो है अगर आपको mRNA लेवल्स लेनी है तो आप किस तरीके से पीसीआर की मदद से जो है वो करेंगे, और बाकी सारी चीजें जिस जिस भी तरीके से आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी है, प्रोटीन के लेवल्स को देखना है तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे, फिर फर्दर आप चीजें करेंगे, तो मतलब जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्कोप ऑफ स्टडी या फिर उसके डिलिमिटेशंस, मतलब आपकी स्टडी का क्या स्कोप है, आप किस तरीके से उसको आगे फ्यूचर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, राइट। तो वही अगेन वही बात की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च स्केड्यूल, कि आप अपनी रिसर्च को कैसे कैरी आउट करेंगे, कितने समय में आप अपनी रिसर्च को कैरी आउट कर लेंगे, कि आप एक ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे तो आपका कितना टाइम लगेगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, थर्ड ऑब्जेक्टिव पे। तो जो पीआईज होते हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक रिसर्च शेड्यूल देते हैं कि वो कैसे जीआरएफ से इतने समय के लिए काम करवाएंगे, फिर उनको एसआरएफ प्रमोट करेंगे, या फिर उनको कितना जो मैन पावर है वो उनकी लैब में चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक को कैरी आउट कर सके। तो इस तरीके से जो है वो रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है। इसके अलावा बजट, बजट एप्लीकेबल मोस्टली होता है अगर आप अगर एप्लीकेबल है तो उसमें आप अपना बजट इंक्लूड कीजिए, जिसमें आप अपने जो भी रिसर्च के जो भी चीजें हैं आप इंक्लूड करेंगे, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, या फिर आपके जो कंटिजेंसी ग्रांट है जो कि आपको आगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को या वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए जो जरूरी होता है, वो सब इसमें बजट में इंक्लूड हो जाता है। लास्ट में आपको रेफरेंसेस देने हैं, यानी कौन से जो सोर्स हैं जहां से आपने जो है वो ये पूरा रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर किया है, यानी पुराने जो पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, या आपने कई बार जिस भी पर्टिकुलर आप कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी चाहिए होता है, या आप केमिकल्स जिस पर्टिकुलर कंपनी से मंगाना चाहते हैं उनके सबके जो है वो फाइनेंशियली अगर हम देखें, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, तो सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो उस तरीके से आप जिस पर्टिकुलर उस केमिकल के ऊपर काम करना चाहते हैं या मॉडल सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, उनका रेफरेंस या उनका जो भी आपका जो भी सोर्स है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले रेशनैल की। तो रेशनैल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जैसे जो भी आप रिसर्च प्रपोजल जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका रेशनैल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्पस ऑफ रिसर्च जो है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी रिसर्च पे काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। रिसर्च में हाउ से ज्यादा ना ये इंपॉर्टेंट है व्हाई यू वांट टू डू। इसे कहते हैं ना क्यों क्यों क्यों, तो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट व्हाई इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च को कीजिए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जो नॉलेज गैप है, जैसे जो भी आप रिसर्च पहले जो हो चुकी है और आप अपने जो क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहते हैं, उस गैप को आपको फिल करना है, तो आपको वो शो करना पड़ेगा कि आपने इतना लिटरेचर ऑफ रिव्यू किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तब जाकर के आप उस नॉलेज गैप को फिल कर पाए। और इस तरीके से आप अपना जस्टिफिकेशन भी दे पाएंगे कि आपने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों चूज किया और क्या रीजन है आपको वो चूज करने का। तो इस तरीके से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच है, बहुत ही अच्छा करियर है, और यकीन मानिए कि आप अगर इस करियर को परस्यू करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। और इसको बोझ के तौर पर मत लीजिए, थकिए। आई नो कि जब आप रिसर्च लैब्स में जाएंगे कभी कभार ऐसा होगा कि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इट्स ओके। Take a rest for 1 or 2 days, get back again, start doing, and keep doing, and bring out something beautiful. That's all I can say. तो चलते हैं स्टूडेंट्स, और ये एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर इंक्लूड किया था जिसमें हाइपोथेसिस और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट एनालिसिस सब चीजें जो है वो इसमें इंक्लूडेड थी, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और अब हम चलते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड जो भी उस टॉपिक का है और कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक ब्रीफ आइडिया आप दे देंगे कि किस तरीके से आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करने वाले हैं। लिटरेचर ऑफ रिव्यू, वही जो पुराने रिसर्च आर्टिकल्स हैं, पब्लिश्ड डेटा है, उससे आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स इसको ना मतलब बहुत ज्यादा आपको इतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको ज्यादा
टाइम नहीं लगेगा अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में, आपका विजन क्लियर होगा कि मुझे यही करना है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कीजिए। और वही मैंने बोला कि गैप ऑफ एरिया, जो एरिया जिसपे जो आप अपना क्वेश्चन को आंसर करेंगे वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो लिटरेचर ऑफ रिव्यू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम चलते हैं उस मेन क्वेश्चन की तरफ जो कि है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो होती है ना स्टूडेंट्स, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन। ये होता है रिसर्च क्वेश्चन। कि क्या रिसर्च आप आगे करना चाहते हैं, मतलब क्या आपका क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करने वाले हैं। तो ये एक टेस्टेबल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसका प्रेडिक्शन आप देंगे कि ये पर्टिकुलर फिनोमिना से आगे जाकर के आप क्या जो है वो करने वाले। तो क्वेश्चन आफ्टर द लिटरेचर, जो भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो भी आप करते हैं, जो पुराने रिसर्च पेपर से जो भी आप डेटा फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को निकालिए। ऑफ कोर्स आपको नॉवेल्टी को भी ध्यान में रखना है, नॉवल चीज निकालनी है। यू हैव टू थिंक अबाउट इनोवेशन, कि आपका जो अप्रोच हो वो इनोवेटिव अप्रोच हो, राइट। और इसके अलावा आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हो जो कि एक प्रॉब्लम को जो चीज है उसको सॉल्व करे, एक सोल्यूशन आपको निकालना, राइट। तो इस तरीके से। और रेशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 स्टार्स फॉर दिस वन। रेशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि आपका सबसे पहले जो आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू जो फंडिंग एजेंसी से रिलेटेड होते हैं, उनमें सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च टॉपिक क्यों चूज किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप बोलेंगे कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है। रिसर्च इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि कौन से गैप को आप फिल करने वाले, राइट। तो वो तभी होगा जब आपने उसको डीप स्टडी किया। ये इस तरीके से आप अपने जो हाइपोथेसिस है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथोडोलॉजी की। तो मैथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च डिजाइन होता है, किस तरीके से आप अपनी रिसर्च का डिजाइन जो है वो बनाएंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडल सिस्टम होगा, जो भी सेल लाइंस, कई बार हम प्राइमरी सेल लाइंस पे भी वर्क करते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एनिमल मॉडल, माइस पे काम कर रहे हैं, बाकी जो है एनिमल मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। तो मॉडल सिस्टम आपका क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो कैरी आउट करें। तो वो तभी होगा जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, तो आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एनालिटिकल टेक्निक्स, ऑफकोर्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, सपोज पीसीआर है, आपको क्यूपीसीआर करना है, आरटीपीसीआर करना है, या फिर आपको एमएस करना है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना है, एक्सट्राक्रिस्टलोग्राफी करनी है, लॉट ऑफ टेक्निक्स। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको लेकर आपको काम करना है। तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और जिस भी आप जगह पर जा रहे हैं तो वहां पे आपको वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, सारी चीजें आपको देखनी होंगी, राइट। और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी जो एसपीएसएस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो वो सब चीजें आपके जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनमें आ जाती है। टाइम स्केड्यूल की बात करें तो एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से आप उस रिसर्च को कम्प्लीटली जो है वो फ्रेम करेंगे, कैसे उनको उसको कैरी आउट। तो इस तरीके से आप अपने जो रिसर्च प्रपोजल है उसको बना सकते हैं। और अब बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटकम की, कि कैसे उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम, जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो आप जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनके रिजल्ट्स आएंगे, तो उससे क्या पोटेंशियल बेनिफिट होने वाला है, राइट। क्या बेनिफिट जो है वो मिलेगा, किस तरीके से जो है वो जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका जो भी आप टॉपिक्स पे आप काम कर रहे हैं, कैसे वो एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड को। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज कॉमर्शलाइजेशन। स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, पीएचडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपनी पीएचडी के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स को कॉमर्शलाइज कर लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपका एक अच्छा ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका जो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कि आप अपने लेवल पे अच्छा काम को करिए, और बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च जर्नी को एंजॉय करते हुए इसको आगे बढ़ाइए, और अच्छा काम करके यू नो मेक योर कंट्री प्राउड ऑफ यू। इस तरीके से आप अपनी चीजें मेंटेन कीजिए। अब हम चलते हैं बजट की ओर। तो
बजट की जब हम बात करते हैं तो बजट अगर एप्लीकेबल है, अगर आपको वो मतलब वहाँ पे आपको बजट शो करना है, क्योंकि जो विमेन साइंटिस्ट और जो बाकी जो स्कीम्स होती हैं उनमें आपको जो है वो बजट जो है वो दिखाना होता है, किस तरीके से आप अपने रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। तो उसमें जो है वो जो भी आप नीडेड रिसोर्सेज हैं उनका फाइनेंशियल जो भी चार्ट है या फाइनेंशियली आप किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे वो सब आपको बजट में इंक्लूड करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से जाते हैं या फिर आप अपनी लैब में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन चाहते हैं, कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो जब अपने पीआई के अंडर जब कोई प्रोजेक्ट को लिख रहे होते हैं या प्रपोजल को लिख रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप अपने जो है वो रिसर्च प्रपोजल को कैरी आउट कर सकते हैं। कंटिजेंसी ग्रांट भी इसमें इंक्लूड होता है। कंटिजेंसी ग्रांट वो ग्रांट होता है स्टूडेंट्स जो कि हम जैसे जब हम बात करते हैं किसी नेशनल या इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनको अटेंड करने के लिए, वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए, तब जो है उसका यूज। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं, जो भी आपने रिसर्च रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, या जो भी कंटेंट आपने स्टडी किया है उस सबको आपको रेफर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको लिस्ट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाइए, अच्छी रिसर्च कीजिए, अच्छी लैब्स में जाइए और बहुत ही अच्छा काम कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड बी पॉजिटिव, बी होपफुल एंड you will be bringing something beautiful. Trust me, you will be. So that's about it. And thank you very much. And once again, I would like to wish you all the best for your research career, everybody, and good luck. All the best for your research career. Thank you. Bye bye, everyone.